नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 12th की हिंदी। क्लास 12th की हिंदी में हमने पिछले लास्ट जो हमारा सेशन था उसमें हमने अपनी वितान पाठ्य पुस्तिका भाग 2 का चैप्टर 2 पढ़ा था, यानी कि चैप्टर 2 हमने एक बार रीड किया था। तो चैप्टर 2 को एक बार हम फिर से यहाँ पर रिवाइज करेंगे क्योंकि चैप्टर हमारा बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है और साथ ही पाठ से जुड़े हुए प्रश्नोत्तर भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि पाठ का नाम था जूझ, जो चैप्टर हमने यहाँ पर पढ़ा था, ये चैप्टर जूझ लेखक ने स्वयं की आत्मकथा के रूप में, यानी कि किस तरह से उनको बचपन में किस तरह से बहुत ज्यादा पढ़ने का उनका मन था, बहुत पढ़ना वो चाहते थे, तो किस तरह से उनके पिताजी उनको पढ़ने के लिए मना किया करते थे और कैसे उन्होंने अपने जीवन में पढ़ना जो है पढ़ा और कैसे वो आगे इस मुकाम तक पहुंचे। तो वो सारी बातें हमने यहाँ पर लास्ट सेशन में डिस्कस की थी और आज भी हम उन्हीं बातों को यहाँ पर रिवाइज करेंगे और साथ ही पाठ से जुड़े हुए प्रश्नोत्तर भी करेंगे। बिल्कुल रेडी हो जाइए आप सभी पाठ को पढ़ने के लिए और साथ ही कॉपी पेन पेंसिल लेकर भी, क्योंकि पाठ से जुड़े हुए प्रश्नोत्तर भी हम यहाँ पर करने वाले हैं। तो चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ, शुरू करते हैं अपने आज का सेशन। सभी बच्चे ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। तो जैसे कि हमने देखा, ये जो हमारा चैप्टर है जूझ, ये चैप्टर यहाँ पर आनंद यादव जी द्वारा एक तरह से आत्मकथ्यात्मक रूप से लिखा गया एक उपन्यास का अंश है, उपन्यास का एक भाग है। ये एक किशोर के देखे और भोगे हुए गंवई जीवन, यानी कि जिसने खुद एक जो गांव का जीवन है, गंवई जीवन, जो लास्ट सेशन में भी आपको बताया था कि ग्रामीण जीवन, जिसने जहाँ पे गांव में रहकर वो सारे काम किए हैं, उस किशोर ने उस गांव में रहकर सारे काम किए हैं, उन सारे गांव के जितने भी कष्ट होते हैं, दुख होते हैं, उन सारी चीजों को भोगा है, उन सारी चीजों को देखा है। जैसे कि रात बिरात खेतों में पानी देना, गायों को चराना, गायों को नहलाना, गायों को खाना खिलाना, उनके गोबर के कंडे थापना, पानी भरना और खेतों में गुड़ाई करना या सिंचाई करना या कटाई करना या मनाई करना, जो सारी चीजें होती हैं वो उसने देखी हैं, भोगी हैं। तो इन्हीं सब चीजों की ये विश्वसनीय जीवन गाथा यहाँ पर लेकर आ रहे हैं अपने ही आप से जुड़ी हुई आनंद यादव जी। तो आपने देखा कि किस तरह से पढ़ने की लालसा जो है लेखक के अंदर, वो कैसे धीरे धीरे साहित्य और संगीत के विषयों की ओर बढ़ते किशोर के कदमों की आकुल आहट आपको इस चैप्टर में सुनाई देती है। तो यहाँ पर लेखक के पिताजी ने उन्हें पाठशाला जाने से रोक दिया था तथा हमेशा खेती के काम में लगा दिया था। तो कक्षा 4 तक उन्होंने पढ़ा। कक्षा 4 के बाद उनके जो पिताजी थे उन्होंने उनको कक्षा 4 पास नहीं करने दिया, जबकि बीच में ही स्कूल छुड़वाकर उनको खेती के काम में लगा दिया और उनका मन हमेशा पाठशाला जाने के लिए तड़पता था, लेकिन वो अपने पिताजी से कुछ कहने की हिम्मत नहीं रखते थे क्योंकि उनको अपने पिताजी से पिटाई का डर था और उनको साथ ही ये भी पता था कि खेती से कुछ मिलने वाला नहीं है, यानी कि जो खेत हैं ये बहुत दिनों तक हमारा फ्यूचर नहीं है। इस तरह से दूसरी चीज यहाँ पर दिवाली के बाद जो ईख पिरोने के लिए कोल्हू चलाया जाता था, तो उनके पिताजी को सबसे पहले गुड़ बेचना होता था ताकि अधिक दाम मिल सके और ईख पिरोने का काम जो है सबसे पहले संपन्न हो चुका था। अब लेखक एक दिन उनकी माँ के साथ धूप में कंडे थाप रहे थे, उनकी माँ कंडे थाप रही थी और वो पानी दे रहे थे। तो उन्होंने अपनी माँ से पढ़ाई लिखाई के बारे में बात करने की एक तरह से हिम्मत की। तो उन्होंने कहा कि हम तुम्हारे पिताजी से पूछेंगे या दत्ताजी राव सरकार से उनकी पढ़ाई के बारे में बात करेंगी। तो माँ तैयार हो गई क्योंकि वो बच्चे की तड़पन को समझती थी। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि माँ जो होती है वो अपने बच्चे से सबसे ज्यादा क्लोज होती है, सबसे ज्यादा कनेक्टेड होती है। बच्चे के मन में क्या चल रहा है, कब वो खुश है, कब वो दुखी है, कब वो परेशान है, कब उसके अंदर किस तरह की सिचुएशन है, माँ सबसे पहले समझ जाती है। तो रात को लेखक की पढ़ाई
पढ़ाई के संबंध में बात करने के लिए वो दत्ताजी राव के पास गई और उनको सारी बात बताई और उन्हें ये भी बताया कि दिन भर बाजार में रखमा बाई के पास गुजार देता है और रात को खेती का काम नहीं करता। उसने बच्चे की पढ़ाई इसलिए बंद करवा दी ताकि वो गांव भर में आजादी से घूम सके, क्योंकि उनके जो पिताजी हैं लेखक के, वो बहुत ज्यादा एक तरह से काम से जी चुराने वाले व्यक्ति हैं। दिन भर वो बाजार में घूमते हैं और शाम को वो सारे गांव भर में आजादी से घूमते हैं, पीते हैं, खाते हैं, बस घूमते रहते हैं, अपना काम नहीं करना चाहते, अपने काम से जी चुराते हैं। और ये सुनकर जो देसाई हैं, उनके पिताजी हैं, वो चिढ़ गए और चलते चलते लेखक ने यह भी कहा कि यदि वह अब किसी भी कक्षा में पढ़ने लगे तो 2 महीने में 5वीं पास कर लेगा और इस तरह उसका साल बच जाएगा। 5वीं कक्षा में यानी कि कक्षा 4 तक ही उन्होंने पढ़ाई की थी, कक्षा 5 उनको पास करने नहीं दिया था। तो यहाँ पर उन्होंने कहा कि 2 महीने का समय है और उनको फिर से कक्षा 5 में बिठाकर कक्षा 5 जो है पास करवानी होगी। इस तरह लेखक ने दत्ता राव जी ने कहा कि घर आते ही अपने जो पिताजी हैं उनको मेरे पास भेज देना और घड़ी भर बाद तुम भी आ जाना। माँ बेटे ने राव को सचेत किया कि हमारे आने की बात उनसे मत कहना। फिर रात को जब दादा घर पर मालिक नहीं दिखाई दिया, खेत से आ जाने पर इधर भेजना यह सुनकर दादा सम्मान की बात समझकर तुरंत चला गया, क्योंकि उसको लगा कि उसे दत्ताजी राव ने बुलाया है। राव ने लेखक से पूछा कि कौन कौन सी कक्षा और आधे घंटे बाद जो लेखक हैं उन्हें खाने को बुलाने के लिए चले गए। यानी कि एक तरह से राव जी ने जिस तरह से समझाया था कि कुछ टाइम बाद तुम भी आ जाना, तो उन्होंने बात में बात निकाली कि कौन सी कक्षा में पढ़ता है रे तू। तो लेखक ने बताया वो 5वीं में था, लेकिन अब स्कूल नहीं जाता क्योंकि उसके दादा ने मना कर दिया है और उन्हें खेती में पानी लगाने वाला कोई व्यक्ति चाहिए। दादा राव ने दादा से पूछा तो उसने लेखक के कथन को स्वीकार किया, यानी कि उसने कहा हाँ ये सही कह रहा है कि मुझे हेल्प करने के लिए कोई चाहिए था खेत में, तो इसीलिए मैंने इसकी पढ़ाई छुड़वा दी। तो देसाई ने दादा को खूब फटकार लगाई, कहा कि तुम्हारा ध्यान खेती में नहीं, बीवी बच्चों को खेत में जोतकर खुले सांड की तरह घूमता है, अपनी मस्ती के लिए लड़के के जीवन की बलि चढ़ा रहा है। उसने लेखक से कहा कि तू सवेरे पाठशाला जा, मन लगाकर पढ़, यदि मना करे तो मेरे पास आना, मैं तुझे पढ़ाऊंगा। लेखक के पिता ने उस पर गलत आदतों का आरोप लगाया, क्योंकि वो चाहता था कि वो किसी तरह से पढ़ाई करने विद्यालय ना जा पाए ताकि उसकी आजादी छिन सकती है। और उसने आरोप लगाया कि ये कंडे बेचता है, ये चारा बेचता है, ये सिनेमा देखने जाता है, ये जुआ खेलता है, ये घर और खेती के काम पर ध्यान नहीं देता। लेखक ने अपने उत्तर से उन्हें संतुष्ट कर दिया। देसाई ने पूछा कि कभी नापास तो नहीं हुआ, यानी कि कभी अपने स्कूल में फेल तो नहीं हुआ। लेखक ने मना करा और उसको पाठशाला जाने का आदेश देकर घर भेज दिया गया। बाद में उसने रत्नप्पा को समझाया, दादा ने भी पाठशाला जाने की हामी भर दी और घर आकर दादा ने लेखक को यह वचन दिया कि दिन निकलते ही खेत पर जाना है, वहीं से पाठशाला जाना है और पाठशाला से छुट्टी होते ही घर में बस्ता रखकर सीधे खेत में आकर घंटा भर ढोर चराने हैं। खेतों में ज्यादा काम होने पर पाठशाला में गैर हाजिर होना है। और लेखक ने सभी शर्तें स्वीकार कर ली, क्योंकि उनके पिताजी जो थे बहुत ज्यादा एक तरीके से कामचोर टाइप के थे, यानी कि काम नहीं करते थे, अपने बच्चे को पूरी तरह से काम में रखते थे। दिन भर वो बाजार में घूमते थे, रात को वो गांव में पीकर खाकर इस इधर उधर घूमते रहते थे। एक तरह से वो आजाद जीवन जीना चाहते थे, वो अपने ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं चाहते थे, ना कोई काम करना चाहते थे। और लेखक बिल्कुल उनसे अपोजिट थे, वो सारा काम करते थे और साथ ही स्कूल जाना भी वो चाहते थे। तो अपने पिताजी की इतनी सारी शर्तों के बावजूद उन्हें स्कूल जाने को मिला और लेखक ने 5वीं कक्षा में जाकर बैठने लगे। कक्षा में 2 लड़कों को छोड़कर सभी बच्चे नए थे, यानी कि क्योंकि वो जब कक्षा 4 में थे
तो शायद तभी वहां से जो सारे बच्चे हैं वो आगे बढ़ चुके थे, लेकिन 2 बच्चे ऐसे थे जो शायद उसी कक्षा में रह गए होंगे। अब वो एक अपरिचित सा, यानी कि जिनको उसको कोई नहीं जानता था, और वो पीछे कोने में जाकर बैठ गए, और साथ ही पुरानी किताबों को, जो यानी कि पुरानी किताबें उनके पास थी, वही थैले में भरकर लेकर कक्षा में बैठ गए। एक कक्षा में एक शरारती लड़के ने उनका मजाक भी बनाया। अक्सर होता है ना, स्कूल में जब कोई नया बच्चा जाता है, अगर वो सीधा साधा है तो बच्चे उसका बहुत ज्यादा मजाक बनाते हैं। तो सेम यहाँ पर भी यही हुआ। लड़कों ने उसका गमछा छीनकर मास्टर जी की मेज पर रख दिया और फिर सिर पर लपेटकर मास्टर जी की नकल उतारनी शुरू कर दी। तो एक तरह से बच्चे उसे बहुत ज्यादा परेशान कर रहे थे। लेखक ने उसे सब कुछ बता दिया। बीच की छुट्टी में लड़कों ने उसकी धोती खोलने की भी कोशिश की, परंतु असफल रहे। वे उसे तरह तरह से परेशान करते रहे। उसका मन उदास हो गया, यानी कि वो बहुत ज्यादा इरिटेट हो गया, बहुत ज्यादा परेशान हो गया, और उसने माँ से नई टोपी व 2 नाड़ी वाली जो चड्डी मेलखाऊ रंग की मंगवा ली थी। धीरे धीरे लड़कों से अब उसका परिचय बढ़ने लगा। मंत्री नामक एक मास्टर जी आए। वे छड़ी का उपयोग नहीं करते थे, लड़कों की पीठ पर घूसा लगाते थे। शरारती लड़के उनसे बहुत डरते थे और वो गणित पढ़ाते थे। तो यहाँ पर इस कक्षा में बसंत पाटिल नाम का कमजोर शरीर वाला होशियार लड़का था। वह शांत स्वभाव का था तथा हमेशा पढ़ने में लगा रहता था। मास्टर ने उसे कक्षा का मॉनिटर बना दिया। लेखक भी उसी की तरह पढ़ने में लगा रहा, अपनी कॉपी किताबों को व्यवस्थित रखने लगा। शीघ्र ही गणित में होशियार हो गया और दोनों में दोस्ती हो गई। मास्टर लेखक को आनंदा कहने लगे। अब उसका मन पाठशाला में लगने लगा, क्योंकि अब वो एक तरह से पाठशाला में बहुत अच्छे से पढ़ने लगा। अब सौंदेलकर मास्टर मराठी पढ़ाते थे। जो नए मास्टर आए थे वो पर मराठी पढ़ाते थे। पढ़ाते समय वो स्वयं इतने रम जाते थे। सुरीले कंठ व रसिकता के कारण कविता बहुत अच्छी पढ़ाते थे। उन्हें मराठी अंग्रेजी कविताएं याद थी। वे कविता के साथ जुड़े ऐसे अभिनय भाव बोध करते थे। वे स्वयं भी कविता रचते थे, क्योंकि बच्चे, देखिए, जो बच्चे होते हैं छोटे बच्चे जो होते हैं वो एक तरह से जब रिपीट करते हैं, रिपीटेशन से उनको काफी चीजें याद हो जाती हैं। तो यहाँ पर जो आनंदा है वो भी एक तरह से अपने मास्टर जी को कॉपी करते थे, मास्टर जी की तरह ही सुर में, क्योंकि जब भी वो लेखक अपने मास्टर जी से बहुत ज्यादा प्रभावित हो गए और खेत पर जब भी वो पानी लगाते थे या ढोर चरा रहे होते थे, तो उस समय वो मास्टर जी के अनुसार ही कविताएं गाते थे, उन्हीं की तरह अभिनय करते थे। उसी समय उससे अनुभव हुआ कि अन्य कविताएं भी इसी तरह से पढ़ी जा सकती हैं। लेखक को महसूस हुआ पहले जिस काम को करते हुए उसे अकेलापन खटकता था, अब वह समाप्त हो गया है। यानी कि पहले जब लेखक खेत में काम करते थे, जब एक तरह से ढोर चराते थे या खेतों में पानी लगाते थे, तो उस समय लेखक को बहुत ही बुरा फील होता था, बहुत बुरा अनुभव होता था। एक तो अकेलापन अनुभव होता था और दूसरा उनको लगता था कि ये काम जो है बेकार का है, इस काम में कोई फायदा नहीं है। लेकिन अब लेखक को धीरे धीरे वो काम भी अच्छे लगने लगे, क्योंकि लेखक उस काम के बीच में अपनी कविताएं गुनगुनाया करते थे और उसी लय में, उसी तरीके से जिस तरह से उनके मास्टर जी पढ़ाते हैं। अब तो लेखक को एकांत अच्छा लगने लगा। जहां लेखक पहले अपने खेतों से दूर भागा करते थे, अब उन्हें एकांत अच्छा लगने लगा। एकांत के कारण वह ऊंचे स्वर में गा सकते थे, क्योंकि एकांत जहां पे है उस कारण वो ऊंचे स्वर में गा सकते थे और साथ ही उसके सुर में, उसकी लय में नृत्य भी कर सकते थे। और उसने कविता गाने की अपनी पद्धति विकसित की, यानी कि अब वो अपने तरीके से कविताओं को गाने लगे, साथ ही अभिनय के साथ गाने लगे। उसके चेहरे पर कविता के भाव भी आने लगे। मास्टर को लेखक का गायन अच्छा लगने लगा और 6ठी 7वीं के बालकों के सामने उन्होंने गवाया और पाठशाला के एक समारोह में भी उससे गवाया। मास्टर जी स्वयं कविता रचते थे। उनके पास मराठी कवियों के काव्य संग्रह थे। उन कवियों के संस्मरण भी उन्हें सुनाते थे। इस कारण अब वे कवि उसे आदमी लगने लगे थे, यानी कि सौंदेलकर स्वयं कवि थे, क्योंकि
पहले जो लेखक जिन कवियों के बारे में पढ़ते थे, सुनते थे, तो उन्हें लगता था कि ये कोई बहुत ही बड़े विद्वान हैं, बहुत ही बड़े लोग हैं। लेकिन अब जब वो इतनी नजदीक से कविताओं को स्वयं पढ़ रहे हैं, स्वयं गा रहे हैं, तो उन्हें लगता है कि ये कवि जो हैं ये भी आदमी ही है, इंसान ही है। इस कारण लेखक को यह विश्वास हुआ कि कवि भी उसकी तरह हाड़, मांस व क्रोध, लोभ का मनुष्य होता है। लेखक को लगा कि वह स्वयं भी कविता कर सकता है, यानी कि अभी तक उसे लगता था कि कवि जो होते हैं वो शायद कोई बहुत ही विरले किस्म के आदमी होते हैं, बहुत ही विरले किस्म के लोग होते हैं, अलग तरीके के लोग होते हैं। तो कवि इस तरह की हिम्मत नहीं करते थे। लेकिन अब जब से वो कविताएं गाने लगे, जब से उनके मास्टर जी ने उन्हें कवियों की जीवनियां, कवियों के बारे में बताया, समझाया, तो तब से वो ये सारी चीजें बहुत आसानी से समझने लगे और उनको पढ़ने लगे। लेखक ने मालती, लता, कविता दोनों ही लेखक ने मालती, लता व कविता दोनों ही देखी थी। देखिए, मास्टर के दरवाजे पर छाई हुई मालती की बेल पर उन्होंने एक कविता लिखी थी। जो उनके लेखक जो थे, उनके जो मास्टर जी थे वो भी एक कवि थे। तो उन्होंने अपने दरवाजे पर जो मालती की बेल लगी हुई थी, तो उस पर एक कविता लिखी हुई थी। तो लेखक ने मालती की वो लता भी देखी थी और अपने मास्टर जी को भी देखा था। तो इससे वो उसे लगा कि वे अपने आसपास, अपने गांव, अपने खेतों आदि पर कविता बना सकते हैं। यानी कि उनको लगा कि कविता लिखना कोई बहुत ही बड़ी बात नहीं है। यानी कि कविता के लिए हम अपने आसपास की जो चीजें हैं उन पर भी हम कविता लिख सकते हैं। तो इस तरह से भैंस चराते चराते वह फसलों व जंगली फूलों पर तुकबंदी करने लगे, उन्हें जोर से गुनगुनाने लगे और मास्टर जी को दिखाने लगे। वो तुकबंदी लिखते थे और उसके बाद मास्टर जी को दिखाते थे। कविता लिखने के लिए वो कागज और पेंसिल भी अब साथ में रखने लगे। ना उनके होने पर वह लकड़ी के छोटे टुकड़ों से भैंस की पीठ पर रेखा खींचकर, देखिए लास्ट सेशन में मैंने आप लोगों से कहा था कि हम यहाँ पर पाठ का केवल सार पढ़ रहे हैं। अगर आपको पाठ को पूरी तरह से एक्सप्लेन अगर आप चाहते हैं करना, तो आप पाठ को अपनी पाठ्य पुस्तिका से भी पढ़ सकते हैं। उसमें आप एक एक चीज को और भी अच्छे से क्लियरली समझ पाएंगे, पढ़ पाएंगे। तो आपने यहाँ पर देखा कि अब जब उनके पास पेंसिल नहीं होती थी, कागज नहीं होती थी, वो लकड़ी के एक छोटे टुकड़े से भैंस की पीठ पर रेखा खींचकर लिखते थे और शिला पर कंकड़ से लिखते थे। कंठस्थ हो जाने पर उसे पोंछ देते थे। वह कविता मास्टर जी को दिखाते थे। कभी कभी वो रात को ही मास्टर जी के घर जाकर कविता दिखाते थे। वे उसे कविता के शास्त्र के बारे में बताते थे। वे छंद, अलंकार, शुद्ध लेखन, लय का ज्ञान कराते। वे उसे पुस्तकें एवं कविता संग्रह भी देते थे। उन्होंने उसे कविता करने के लिए अनेक ढर्रे सिखाए। इस प्रकार लेखक को मास्टर की निकटता मिली और उसकी मराठी भाषा में सुधार आने लगा और वह शब्दों के महत्व और उसको समझ आने लगे। तो इस तरह से लेखक यानी कि जो आनंद यादव जी हैं, उन्होंने कविता करना सीखा। तो इस तरह से हमने यहाँ पर चैप्टर को लास्ट सेशन में भी पढ़ा था, तो रिवाइज भी किया था। अब देखिए यहाँ पर काफी सारे आपके पाठ से जुड़े हुए कठिन शब्द हैं जिनको आप पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। बहुत ज्यादा टफ नहीं है, बहुत ज्यादा कठिन नहीं है। अब हम शुरू करने जा रहे हैं यहाँ पर पाठ से जुड़े हुए प्रश्नोत्तर जो आपकी पाठ्य पुस्तिका में दिए गए हैं। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, जूझ शीर्षक के औचित्य पर विचार करते हुए स्पष्ट कीजिए कि क्या यह शीर्षक तथा नायक की किसी केंद्रीय चारित्रिक विशेषता को उजागर करता है। देखिए, प्रश्न दो तरह से यहाँ पर दिया गया है। शीर्षक किसी भी रचना के मुख्य भाव को व्यक्त करता है। सही बात है कि जो भी हमारा शीर्षक होता है किसी भी चैप्टर का, किसी भी पाठ का, तो वो रचना के मुख्य भाव को व्यक्त करता है। आखिर इस रचना को लिखने का मेन पर्पस क्या है, उसको व्यक्त करता है। तो इस पाठ का शीर्षक जूझ है, जो कि पूरे अध्याय में व्याप्त है। ठीक है, तो इसका जूझ का अर्थ होता है संघर्ष।
अब यहाँ पर कहा है कि जूझ शीर्षक के औचित्य पर विचार करते हुए यह स्पष्ट करें कि शीर्षक कथा नायक की किसी केंद्रीय चारित्रिक विशेषता को उजागर करता है। तो साफ साफ यहाँ पर दिखाया है, जूझ का अर्थ होता है संघर्ष। तो इस कथा नायक यानी कि इस कथा को लिखने वाले जो आनंद यादव जी हैं, उन्होंने पाठशाला जाने के लिए बहुत ज्यादा संघर्ष किया और ये किशोर के देखे हुए, एक किशोर के किशोरावस्था में उसके देखे हुए भोगे हुए गंवई जीवन के खुरदुरे यथार्थ और गंवई परिवेश का विश्वसनीय ढंग से व्यक्त यहाँ पर किया हुआ है। इसके अतिरिक्त आनंद की माँ अपने स्तर पर संघर्ष कर रही है। लेखक के संघर्ष में उनकी माँ, देसाई, सरकार, मराठी व गणित के अध्यापक ने सहयोग दिया तथा अतः यह जो शीर्षक है ये सर्वदा उपयुक्त है क्योंकि यहाँ पर सबने लेखक को पढ़ाने के लिए, लेखक को आज इस मुकाम पर पहुंचाने के लिए अपने अलग अलग तरीकों से लेखक की मदद की है, अलग अलग तरीकों से लेखक की हेल्प की है। तो इस कहानी में जो कथा नायक हैं उनमें संघर्ष की प्रवृत्ति है, क्योंकि आपने देखा होगा जब उनके पिताजी ने उन्हें विद्यालय जाने की आज्ञा दे दी तो उसके बाद किस तरह से उनके पिताजी ने उनसे शर्त रखी कि आप स्कूल जाने से पहले खेतों में आएंगे और खेत से ही स्कूल जाएंगे, स्कूल से घर आकर सीधे अपना बस्ता घर में रखेंगे, उसके बाद खेतों में जाएंगे, 1-1.5 घंटा ढोर चराएंगे, फिर रात को खेतों में पानी देंगे। तो बहुत सारे शर्तें यहाँ पर उन्होंने रखी थी, यानी कि एक तरह से उनका पूरा जो जीवन था वो संघर्ष की प्रवृत्ति उनके अंदर थी। उनके पिता उनको पाठशाला जाने से मना करते थे जबकि उनकी माँ इसके पक्ष में थी और वे दादा व देसाई सरकार के समक्ष अपना पक्ष रखते हैं और अपने ऊपर लगे जो उसके पिताजी उसको झूठ मूठ में उसके ऊपर आरोप लगाते हैं ताकि वो विद्यालय ना जा सके और उसके पिताजी को आजादी से घूमने का एक तरह से बिल्कुल समय मिल जाए। तो वो जाते हैं वहां पर और इस प्रकार आगे बढ़ने के लिए वो हर तरह की शर्तों को मानते हैं, हर तरह की कठिन परिश्रम करते हैं। पाठशाला में वो नए माहौल में ढलने में, कविता रचने के लिए संघर्ष करते हैं और इस प्रकार का जो ये शीर्षक है कथा नायक की केंद्रीय चारित्रिक विशेषताओं को उजागर करता है। तो बहुत ही प्यारा उत्तर यहाँ पर दिया गया है इस प्रश्न का। और क्योंकि मैं बहुत धीरे धीरे आप लोगों को एक्सप्लेन कर रही हूँ तो मुझे लगता है कि आप लोग नोट डाउन भी कर रहे होंगे साथ के साथ। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, प्रश्न 2, स्वयं कविता रच लेने का आत्मविश्वास लेखक के मन में कैसे पैदा हुआ? देखिए, जो लेखक के अध्यापक थे, मराठी भाषा के जो नए अध्यापक थे सौंदेलकर, वे अच्छे रसिक एवं मर्मज्ञ थे, यानी कि वो बहुत अच्छी कविताएं लिखते थे, बहुत अच्छा पढ़ाते थे और एक तरह से बहुत अच्छा बच्चों को मोटिवेट करते थे, प्रोत्साहित करते थे। वे कक्षा में सस्वर कविता का पाठ करते थे। सस्वर यानी कि जिस भी वो कविता को पढ़ते थे, बच्चों को जो भी चैप्टर पढ़ाते थे तो उसका सस्वर पाठ करते थे, कविता को स्वर के साथ पढ़ते थे, लय के साथ पढ़ते थे, छंद के साथ पढ़ते थे, यति गति, आरोह अवरोह का ध्यान आदि का ज्ञान कराते थे और लेखक इनको देखकर बहुत ज्यादा प्रभावित हुए। इससे पहले उसे कवि दूसरे लोक के जीव लगते थे क्योंकि उनको लगता था कि इस तरह की कल्पनाएं करना, इस तरह से किसी चीज के बारे में लिखना, किसी चीज के बारे में सोचना तो कोई दूसरे लोक का जीव या कोई बहुत बड़ा साइंटिस्ट ही कर सकता है। लेकिन जब उन्होंने सौंदेलकर सौंदेलकर जो टीचर हैं उनसे जब वो मिले और उनकी कविताएं पढ़ी और दूसरे कवियों के बारे में जाना और स्वयं भी जब वो कवि थे तो उन्होंने देखा लेखक ने, तो उन्होंने आनंद को यानी कि लेखक को ये विश्वास हो गया कि कवि जो हैं उन्हीं की तरह के आदमी होते हैं, हाड़ मांस वाले आदमी होते हैं।
और सबसे ज्यादा उन्हें यकीन यहाँ पर हुआ जब उन्होंने देखा, एक बार उनके जो अध्यापक थे उन्होंने अपने घर के दरवाजे पर मालती की जो लता, बेल जो फैली हुई थी, उस पर ही कविता लिख दी। और तब से लेखक को ये यकीन हो गया कि अपने आसपास के दृश्यों पर भी कविता बनाई जा सकती है। इस प्रकार उनके मन में स्वयं कविता रच लेने का आत्मविश्वास पैदा हो गया। अगला प्रश्न 3 है, श्री सौंदेलकर के अध्यापन की उन विशेषताओं को रेखांकित कीजिए जो कविताओं के प्रति लेखक के मन में रुचि जगाई, जिसने कविताओं के प्रति लेखक के मन में रुचि जगाई। और सेम प्रश्न को दूसरे तरीके से यहाँ पर दिया गया है, सौंदेलकर के व्यक्तित्व के आधार पर किसी अध्यापक के लिए आवश्यक जीवन मूल्यों पर प्रकाश डालिए। देखिए आंसर हम यहाँ पर पढ़ते हैं, श्री सौंदेलकर मराठी अध्यापक थे। लेखक बताते हैं कि पढ़ाते समय वे स्वयं भी पढ़ाई में रम जाते थे। उनके कविता पढ़ने का आनंद बहुत अच्छा होता था। सुरीला गला था, छंद थी, बढ़िया लय ताल और उसके साथ ही रसिकता थी उनके पास। पुरानी नई मराठी कविताओं के साथ उन्हें अनेक अंग्रेजी कविताएं भी कंठस्थ थी। पहले वे एकाध कविता गाकर सुनाते थे और फिर अभिनय के साथ कविता के भावों को ग्रहण कराते थे, कविता के भावों को एक्सप्लेन करते थे। उसी के कारण अन्य कविता भी सुनाकर दिखाते थे। वे स्वयं भी कविता लिखते थे, या याद आई तो वे अपनी भी एकाध कविता सबको सुनाते हुए, अनुभव कराते हुए लेखक अपना भान नहीं रहता था। लेखक अपनी आंखों और प्राणों की सारी शक्ति लगाकर, दम रोककर मास्टर जी के हाव भाव, ध्वनि, गति आदि पर ध्यान देता था। उसे स्वाभाविक होकर लेखक भी तुकबंदी करने का प्रयास करता था। अध्यापक लेखक की तुकबंदी का संशोधन करते, उसे कविता के लय, छंद, अलंकार के बारे में बताते और इन सब कारणों से लेखक के मन में कविताओं के प्रति रुचि जगी। तो इस तरह से देखिए बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा उत्तर यहाँ पर था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, कविता के प्रति लगाव से पहले और उसके बाद अकेलेपन के प्रति लेखक की धारणा में क्या बदलाव आया। देखिए बहुत ही जरूरी प्रश्न है कि कविता के प्रति लगाव से पहले, जब उनका कविता के प्रति लगाव नहीं था, उससे पहले का जो एक तरह से समय था और उसके बाद का जो अकेलापन था, उसके प्रति लेखक ने अपनी धारणा किस प्रकार बदली। देखिए पहले तो जब लेखक ढोर चराते थे, यानी कि गाय भैंसे चराते थे, खेतों में पानी लगाते थे, खेतों में बुआई करते थे, कटाई करते थे, छनाई करते थे, तो उन्हें अकेलापन बहुत ज्यादा खटकता था। गपशप करते हुए, हंसी मजाक करते हुए काम करना उन्हें अच्छा लगता था। लेखक कविता के प्रति लगाव के बाद उसे अकेलापन से ऊब नहीं होती, वह स्वयं ही खेलना सीख गया है। पहले की अपेक्षा अब उसे अकेले रहना अच्छा लगता है, क्योंकि इस स्थिति में ऊंची आवाज में कविता गाई जा सकती है और वह अभिनय भी कर सकते हैं, यानी कि थोड़ा बहुत नृत्य भी कर सकते हैं। वह थुई थुई करके नाच भी सकते हैं। इस तरह अब उसे अकेलापन आनंद को देने लगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, आपके ख्याल से पढ़ाई लिखाई के संदर्भ में लेखक और दत्ता राव जी का रवैया सही था या लेखक के पिता का सहित उत्तर दें। तो देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है कि आपके ख्याल से पढ़ाई लिखाई के संबंध में लेखक और दत्ता जी राव का रवैया सही था या लेखक के पिता का, किसका रवैया सही था, उत्तर दें, तर्क देकर उत्तर दें। देखिए लेखक पढ़ाई लिखाई के संबंध में लेखक और दत्ता जी राव का रवैया सही था। लेखक का दृष्टिकोण पढ़ाई के प्रति यथार्थवादी था। उसे पता था कि खेती से गुजारा नहीं होने वाला है और पढ़ने से उसको कोई ना कोई नौकरी अवश्य मिलेगी और गरीबी दूर हो जाएगी, और वह सोचते थे कि पढ़ जाऊंगा तो नौकरी भी लग जाएगी, 4 पैसे भी हाथ में रहेंगे। विठोबा आणा की तरह
कुछ धंधा कारोबार किया जा सकेगा। दत्ताजी राव का रवैया भी सही है। उन्होंने लेखक के पिता को धमकाया तथा लेखक को पाठशाला भिजवाया, यहाँ तक खुद पर्चा उठाने तक की धमकी देकर लेखक के पिता को दे दी गई। इसके विपरीत लेखक के पिता का रवैया एकदम अनुचित था। उसकी यह सोच तेरे ऊपर पड़ने का जो भूत सवार हुआ है, मुझे मालूम है कि बालिस्टर नहीं होने वाला है। तू एकदम प्रगतिगामी है। वह खेती के काम में ज्यादा बढ़िया समझता था और वह स्वयं अय्याशी करने के लिए बच्चों को खेती में झोंक देता था। यानी कि स्वयं वो दिन भर कभी बाजार में रहता था, कभी किसी के घर में रहता था, तो इस तरह से वो बच्चों को बहुत ज्यादा परेशान करता था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। दत्ताजी राव से पिताजी पर दबाव डालने के लिए लेखक और उसकी मां ने किस झूठ का सहारा लेना पड़ा। तो देखिए, दत्ताजी राव से पिता पर दबाव डालने के लिए लेखक ने उनकी मां का एक झूठ का सहारा लिया है। उनकी मां ने उनको एक आइडिया दिया और झूठ का सहारा न लेना पड़ता तो आगे के घटनाक्रम क्या होता। देखिए, ये जो प्रश्न है ये बिल्कुल आपके लिए है कि अगर झूठ का सहारा नहीं लिया होता तो आगे का घटनाक्रम क्या होता। तो अनुमान लगाइए, दत्ताजी राव से पिता का दबाव डालने वाले के लिए लेखक और उसकी मां का एक और झूठ का सहारा लेना पड़ा। यदि दोनों ने झूठ का सहारा नहीं लिया होता तो दत्ताजी राव उनके पिताजी पर दबाव नहीं दे पाते। लेखक पिता द्वारा दिए गए ही काम करता, उसकी पढ़ाई लिखाई नहीं हो पाती, वह सारा जीवन खेत में ही लगा रहता और इस झूठ के बिना हमें प्रेरणादायक कहानी भी नहीं मिल पाती। इस तरह कभी कभी झूठ भी मनुष्य और समाज के विकास में सक्षम साबित होता है। यानी कि कभी आप किसी अच्छे काम के लिए झूठ बोलते हैं तो वो बहुत ज्यादा आपके लिए बुरा नहीं होता। इस तरह से यहाँ पर जो हमारा चैप्टर है उसके सारे जो प्रश्न हैं 6 के 6 कंप्लीट हो चुके हैं। अब यहाँ पर पाठ से जुड़े हुए कुछ अन्य प्रश्न हैं जो कि बिल्कुल आपके लिए है। सारे प्रश्न जो हैं वो आपके लिए हैं। जैसे कि जूझ कहानी में चित्रित ग्रामीण जीवन को संक्षिप्त में लिखिए। जूझ कहानी में पिता को मनाने के लिए माँ दत्ताजी राव की सहायता से एक चाल चली, क्या ऐसा कहना ठीक है। तो देखिए, ये सारी चीजें जो हैं, सारे प्रश्न जो हैं, ये बिल्कुल आपके लिए हैं, क्योंकि आप एक बार चैप्टर को घर पर पढ़ेंगे, उसके बाद ये सारे प्रश्नों के उत्तर देंगे। और अभी भी कोई दिक्कत, कोई परेशानी अगर चैप्टर में हो तो चैप्टर को हमने रिवाइज यहाँ पर कर लिया है। आप लोग भी जाकर घर पर इसको एक बार रिवाइज कर लें, उसके बाद पाठ से जुड़े हुए प्रश्न उत्तर करें। तो देखिए बच्चे, आज हमारा यहाँ पर जो हमारी वितान पाठ्य पुस्तिका भाग 2 है, इसका पाठ 2 यानी कि द्वितीय जो पाठ है जूझ, ये भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। लास्ट सेशन में भी हमने पाठ को पढ़ा था, आज हमने पाठ को रिवाइज करके साथ ही पाठ से जुड़े हुए सभी प्रश्नोत्तर यहाँ पर डिस्कस कर लिए हैं। और मैं आशा करती हूँ कि आप लोग इसको घर पर एक बार जरूर रिवाइज करेंगे, साथ ही पाठ से जुड़े हुए प्रश्नोत्तर अपनी कॉपी में भी करेंगे। तो इस तरह से हमारा आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में एक नए पाठ के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।